विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारत की प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन में दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थलों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कीलाड़ी का उत्खनन इसी क्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। हाल ही में यहां 2600 वर्ष पुरानी टेराकोटा पाइपलाइन की खोज ने न केवल संगम युग की तकनीकी दक्षता को प्रमाणित किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि उस काल की दक्षिण भारतीय सभ्यता जल प्रबंधन और शहरी नियोजन में अत्यंत उन्नत थी। मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित कीलाड़ी की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 2014 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पुरातत्वविद के अमरनाथ रामकृष्ण द्वारा की गई थी। इसके पश्चात यह स्थल संगम काल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन गया। संगम काल सामान्यतः 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता रहा है, किंतु कीलाड़ी से प्राप्त साक्ष्यों ने इस समय रेखा को और पीछे धकेल दिया है। पिछले एक दशक में यहां से 20,000 से अधिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, मनके, धातु की वस्तुएं, ईंट संरचनाएं, चरखे, ताम्र अवशेष और तमिल लिपि के अक्षर अंकित मिट्टी के टुकड़े शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं एक सुसंगठित, साक्षर और औद्योगिक रूप से सक्रिय समाज की झलक प्रस्तुत करती हैं। हाल की खुदाई में मिली बेलनाकार टेराकोटा पाइपलाइन इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। यह पाइपलाइन 6 सावधानीपूर्वक निर्मित बेलनाकार आवरणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक आवरण लगभग 36 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। इन सभी खंडों को अत्यंत सटीकता के साथ एक दूसरे से जोड़ा गया, जिससे लगभग 174 सेंटीमीटर लंबी सतत पाइपलाइन निर्मित हुई। इस पाइपलाइन को एक खाई से दूसरी खाई तक ले जाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग जल के नियंत्रित परिवहन के लिए किया जाता था। यह केवल एक साधारण नाली नहीं थी, बल्कि संरक्षित और नियोजित जल आपूर्ति प्रणाली का हिस्सा थी। इस प्रकार की संरचना यह दर्शाती है कि उस समय के लोग जल के संग्रह, संरक्षण और वितरण की वैज्ञानिक पद्धतियों से परिचित थे। कीलाड़ी में पूर्व में भी जल प्रबंधन से संबंधित अनेक साक्ष्य मिले हैं, जैसे सुव्यवस्थित जल निकासी नालियां, कुएं और ईंटों से निर्मित संरचनाएं। टेराकोटा पाइपलाइन की खोज इन सभी प्रमाणों को और सुदृढ़ करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संगम युग के निवासी वर्षा जल या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की तकनीक जानते थे। यह जल इंजीनियरिंग केवल दैनिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रही होगी, बल्कि संभवतः कृषि, शिल्प और अन्य उद्योगों के लिए भी उपयोगी रही होगी। इतने बड़े पैमाने पर निर्मित पाइपलाइन इस बात का संकेत है कि वहां एक संगठित शहरी आबादी निवास करती थी, जिसके लिए जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक था। कीलाड़ी से प्राप्त ईंट निर्माण की पद्धति, मनकों का सूक्ष्म निर्माण और टेराकोटा शिल्प कौशल यह दर्शाते हैं कि यह समाज तकनीकी रूप से अत्यंत परिपक्व था।
ईंटों के समान आकार, निर्माण में अनुपात का पालन तथा संरचनाओं की सुव्यवस्थित योजना स्पष्ट करती है कि वहां नियोजित बस्तियां विकसित थीं। पाइपलाइन निर्माण में दिखाई गई सटीकता यह संकेत देती है कि वहां इंजीनियरिंग संबंधी व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध था। मिट्टी को पकाकर मजबूत टेराकोटा बनाना, उसे बेलनाकार रूप देना और खंडों को जोड़कर रिसाव रहित प्रणाली बनाना, ये सभी कार्य उच्च स्तर की तकनीकी समझ का परिणाम है। संगम युग की विस्तारित समय रेखा, कीलाड़ी से प्राप्त जैविक अवशेषों और अन्य वस्तुओं की कार्बन डेटिंग से यह संकेत मिला है कि संगम युग की उत्पत्ति पूर्व में मानी गई तिथि से लगभग 300 वर्ष पहले की हो सकती है। जहां पहले इसकी शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व मानी जाती थी, वहीं अब इसके 600 ईसा पूर्व तक पीछे जाने के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के शिवकलाई स्थल से प्राप्त एक समाधि कलश में मिले चावल के छिलकों की आयु लगभग 3200 वर्ष आंकी गई है। ये सभी साक्ष्य दक्षिण भारत में अत्यंत प्राचीन और विकसित सांस्कृतिक परंपरा की पुष्टि करते हैं। उत्तर और दक्षिण भारतीय सभ्यताओं के संदर्भ में लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही कि उन्नत शहरी नियोजन और जल प्रबंधन की विशेषताएं मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता जैसी उत्तर भारतीय सभ्यताओं तक सीमित थीं। किंतु कीलाड़ी की खोजों ने इस धारणा को चुनौती दी है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दक्षिण भारत की संगमकालीन संस्कृति भी समान रूप से परिष्कृत और तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी। यह खोज प्राचीन भारत को क्षेत्रीय सीमाओं में बांधकर देखने की प्रवृत्ति को समाप्त करती है। इसके स्थान पर एक ऐसे भारत की छवि उभरती है जो विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर रूप से विकसित, परस्पर संबद्ध और तकनीकी रूप से समर्थ था। संगम युग अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तमिल संगम साहित्य में नगरों, व्यापार, समुद्री संपर्कों और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। कीलाड़ी से प्राप्त मनके, धातु अवशेष और औद्योगिक उपकरण यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा होगा। मिट्टी के एक टुकड़े पर अंकित तमिल अक्षर था इस बात का प्रमाण है कि वहां साक्षरता का स्तर उल्लेखनीय था। यह एक शिक्षित और संगठित समाज का संकेत है जहां लेखन, व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित थी। कीलाड़ी में 2600 वर्ष पुरानी टेराकोटा पाइपलाइन की खोज केवल एक पुरातात्विक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास की समझ को नए आयाम प्रदान करती है। यह स्पष्ट करती है कि संगम युग के लोग जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और शिल्प कौशल में अत्यंत दक्ष थे। यह खोज दक्षिण भारत की प्राचीन सभ्यता की तकनीकी और सांस्कृतिक परिपक्वता को उजागर करती है। साथ ही यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत का विकास बहुआयामी और व्यापक था। भारत उत्कर्ष। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शिव और रुद्राक्ष का संबंध अत्यंत गूढ़, पवित्र और भावपूर्ण माना गया है। रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, बल्कि भगवान शिव की करुणा, तपस्या और दिव्य चेतना का प्रतीक है। रुद्राक्ष शब्द स्वयं इस गाथा को व्यक्त करता है। रुद्र अर्थात शिव और अक्ष अर्थात आंसू, अर्थात
रुद्राक्ष वह है जो रुद्र के नेत्रों से प्रकट हुआ। पुराणों में कथा मिलती है कि जब भगवान शिव ने सहस्रों वर्षों तक सृष्टि के कल्याण हेतु गहन ध्यान किया, तब उनका हृदय समस्त जीवों के दुख से द्रवित हो उठा। ध्यान से नेत्र खोलते ही उनके नेत्रों से करुणा के आंसू झर पड़े। वे आंसू धरती पर गिरकर वृक्ष के रूप में अंकुरित हुए। कालांतर में उसी वृक्ष के फल से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार रुद्राक्ष को शिव की करुणा और तप का साकार स्वरूप माना गया। शिव स्वयं वैराग्य, त्याग और ध्यान के देवता हैं। उनके कंठ में सर्प, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म का लेप, ये सभी प्रतीक संसार से विरक्ति और आत्मबोध के संकेत हैं। इसी श्रृंखला में उनके गले में धारण की गई रुद्राक्ष माला आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह माला केवल आभूषण नहीं, बल्कि साधना और संरक्षण का कवच मानी जाती है। रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिन्हें मुख के आधार पर पहचाना जाता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सामान्य है और इसे शिव के पंचमुख स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से मन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता आती है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव स्वरूप कहा गया है, जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी रुद्राक्ष के बीज में विशेष संरचना पाई जाती है। कुछ शोधों में यह संकेत मिलता है कि इसमें विद्युत चुंबकीय गुण हो सकते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। यह विषय अभी और अध्ययन की अपेक्षा रखता है, किंतु आस्था और अनुभव के स्तर पर रुद्राक्ष को मानसिक संतुलन और आत्मबल प्रदान करने वाला माना जाता है। रुद्राक्ष शिव की उस करुणा का प्रतीक है जो समस्त सृष्टि को अपने प्रेम और संरक्षण में समेटे हुए है। शिव और रुद्राक्ष की यह कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि आत्मबोध का मार्ग है। जो श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ रुद्राक्ष धारण करता है, वह शिवत्व की ओर अग्रसर होता है, जहां शांति है, संतुलन है और अनंत करुणा का आलोक है। दक्षिण भारत का एक पवित्र पर्वत, जिसके निकट तुंगभद्रा नदी धनुषाकार बहती है। इस स्थान पर नदी में चक्र तीर्थ माना जाता है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्यंत कहते हैं। इस पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। पहाड़ी के नीचे राम का मंदिर है। तुंगभद्रा के उस पार दुंदुभि पर्वत दिखाई देता है, जिसके सहारे सुग्रीव ने राम के बल की परीक्षा कराई थी। रामायण की घटनाओं से संबंधित ये स्थान तीर्थ माने जाते हैं।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।